नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह और ये मामला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी स्कूल जिनमें 70 या 50 से कम बच्चे हैं उनको मर्ज किया जा रहा है। लगभग 5000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का और किसी दूसरे स्कूल में विलय करने का प्रावधान है। हो सकता है गवर्नमेंट के अनुसार या आने वाले भविष्य में इसके परिणाम सकारात्मक हो, लेकिन अभी की स्थिति और दशा को देखते हुए इसके परिणाम बिल्कुल सकारात्मक नजर नहीं आ रहे। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में लागू हुआ, उसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा का प्रावधान है और इसमें ये मेंशन्ड है, लिखित है कि जो सरकारी विद्यालयों की दूरी होगी वो 1 किलोमीटर से लेकर के 3 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। लेकिन जो नए सरकारी स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं उनमें किसी किसी स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है, जिसकी वजह से जितने बच्चे वहां पर पहुंचने चाहिए उतने बच्चे वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में संपूर्ण देश में लगभग 89,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, केवल इसी वजह से कि उनमें बच्चे कम थे, जिनमें उत्तर प्रदेश के केवल उत्तर प्रदेश के 22,000 स्कूल शामिल हैं जो बंद हुए हैं पिछले 10 वर्षों में। और अभी भी 5,000 स्कूलों को बंद करने का प्रयास है सरकार का। इतने वर्षों में उत्तर प्रदेश की आबादी कम नहीं हुई है, बल्कि आबादी हर वर्ष बहुत तेजी से बढ़ती है। तो फिर उस स्थिति में इन स्कूलों का मर्जर क्यों? क्या हम स्कूलों की संख्या को और बढ़ा नहीं सकते? गवर्नमेंट सेक्टर को और डेवलप नहीं कर सकते और बिल्ड नहीं कर सकते? गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक यदि व्यवस्थित हो जाएं तो देश की शिक्षा का स्तर एक अलग मोड़ पकड़ सकता है। इस 5,000 स्कूलों को मर्ज करने का ये सरकार का फैसला है। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जन सुनवाई को हाई कोर्ट ने यह कहते हुए टाल दिया कि यह सरकार का अपना निजी मामला है और सरकार कुछ संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए ऐसा कर रही है। हो सकता है इसका भविष्य में परिणाम अच्छा हो, लेकिन अभी की स्थिति में इसके परिणाम सार्थक नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। कई जगहों पर पेरेंट्स ने लड़कियों को स्कूल जाना पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। हो सकता है सही हो, लेकिन मेरे अनुसार इसमें थोड़े से बदलाव जरूर होने चाहिए कि जो भी बच्चे हैं और जो भी स्कूल मर्ज किए गए हैं वहां तक आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा सरकार को प्रोवाइड करवानी चाहिए, ताकि सभी अभिभावक, सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें बिना किसी चिंता का विषय दिमाग में रखते हुए। मिड डे मील के नाम पर जो लोग गरीब बच्चों के मुंह का निवाला अपने मुंह पर डाल लेते हैं, उस पर जरा देखरेख होनी चाहिए। बच्चों का पाठ्यक्रम, उनकी पढ़ाई व्यवस्थित ढंग से होनी चाहिए, इस पर गौर किया जाए तो शायद ये जो प्राइवेट स्कूल हैं या निजी स्कूलों का जो प्रचलन है थोड़ा सा कम हो सके और शिक्षा का स्तर थोड़ा सा और बढ़ सके। ये तो एक पक्ष था। दूसरा पक्ष ये है सरकार का कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग मतलब NCERT ने अपने पाठ्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव किया है। क्लास 8 की सोशल साइंस की
एक नई बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। ये बदलाव एनसीएफ मतलब कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2020 के तहत किया गया है, जो 2025-26 में लगभग लागू हो जाएगी। इसमें बाबर, औरंगजेब और अकबर के दोनों पक्षों का एकदम साधारणता से उल्लेख किया गया है। बाबर की आत्मकथा हो या कोई भी पुराना पाठ्यक्रम, ये किसी भी गूगल में जब आप सर्च करेंगे तो सभी में बाबर को एक बौद्धिक और सुसंस्कृत प्रशासक बताया गया है। किंतु दूसरा पक्ष यह है कि वह एक क्रूर और निर्दयी शासक व विजेता था, जो कि शहर के शहर कत्लेआम कर देता था और युद्ध में हारे भारतीयों की खोपड़ियों से मीनारे बनवाने में गर्व महसूस करता था। और ऐसे ही न जाने कितने क्रूर शासक हुए जिन्होंने देश की संस्कृति को और देश के गैर मुस्लिम लोगों को हर तरह ध्वस्त करने का प्रयास किया। नई एनसीईआरटी क्लास 8 में महाराणा प्रताप के विषय में, अहिल्याबाई के विषय में, सभी के विषय में विस्तार से बताया गया है। जो भी हमारी संस्कृति है उस विषय में जो भी बदलाव किए गए हैं, इनमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इसका पक्ष विपक्ष मैं तय नहीं कर सकता। मेरा पक्ष केवल इतना सा है कि हमें हर उस चीज को जानने का अधिकार है जो हमारे साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारे देश के साथ घटित हुई है। उस हर घटना को जानने का अधिकार है। आपके अनुसार कुछ भी सही या गलत हो सकता है। मैं आपके पक्ष विपक्ष, आपके निर्णय का सम्मान करता हूं,